प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के साउथ अफ्रीका दौरे पर हैं। वे यहां G20 समिट में शामिल होने वाले हैं। वहीं साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का रेड कारपेट पर वेलकम किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने जमीन पर लेटकर उनका स्वागत किया। होटल पहुंचने पर पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय मूल के कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य किया। वहीं साथ ही गणेश वंदना और शांति मंत्र का पाठ भी किया गया। जोहान्सबर्ग में मोदी ने ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्बनीज से भी मुलाकात की। आज पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में स्पीच देंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का आज उदयपुर और पाली दौरा है, जहां पर लालबाग सादड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भजनलाल शर्मा दोपहर 2 बजे जयपुर में रवाना होंगे। तो आपको बता दें जयपुर से चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा का आज उदयपुर और पाली दौरा है, जहां पर वो लालबाग सादड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उसके बाद दोपहर 2 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे भजनलाल शर्मा। खबर जोधपुर से है। जोधपुर एयरपोर्ट पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत किया गया। वहीं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना और मतदाता सूची का है, जहां समय पर पुनरीक्षण सुनिश्चित करना। और उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पर हमला करते हुए कि पहले मतदाता सूची में गड़बड़ियां और झूठे आरोपों को लेकर राजनीति की जाती रही, लेकिन बिहार चुनाव में जनता ने विकास और संप्रति राजनीति का संदेश दिया। वहीं शेखावत ने यह भी बताया कि एसआईआर प्रक्रिया वर्तमान में 12 राज्यों में चल रही है और अन्य राज्यों में भी क्रमिक रूप से लागू होगी। उन्होंने वंदे मातरम गीत को सत्ता और कुर्सियों के लिए बांटने का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया। मुझे लगता है कि अब जब बिहार के चुनाव के बाद जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि न बांटने की राजनीति देश में चलने वाली है, न तोड़ने की राजनीति देश में चलने वाली है, न दुर्व्यवहार की राजनीति देश में चलने वाली है, देश में न परिवार की राजनीति चलने वाली है, केवल और केवल विकास की राजनीति और देश को विकसित करने के लिए प्रेरित और समर्पित राजनीति देश में चलेगी। अब उसके बाद में भी यदि किसी को समझ नहीं आता है तो अभी तो चुनाव होने बाकी हैं। बंगाल में चुनाव होगा, उसके बाद के जितने चुनाव होंगे, असम में चुनाव होगा। मुझे लगता है कि बाकी बचे हुए शायद संदेश जनता एक बार फिर ऐसे लोगों को दे दे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर मचा हुआ है, जहां आज सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 365 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। लगातार 8वें दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर बना हुआ है और फिलहाल सुधार के लिए आसार नजर नहीं आ रहे। वहीं कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचकर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। खराब होता हवा को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 11 नवंबर को ही पूरे NCR क्षेत्र में GRAP 3 के प्रतिबंध लागू कर दिए थे, जिनका सख्ती से पालन किया जा रहा है। सबसे खराब स्थिति आनंद विहार, वजीरपुर और विवेक विहार जैसे इलाकों में देखी जा रही है। और खबर राजस्थान में नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पहला मामला कोर्ट में दर्ज किया गया है, जहां 2 ईसाई मिशनरियों पर लोगों का धर्मांतरण कराने और उकसाने का आरोप लगा है। आरोप है कि 4 से 6 नवंबर के बीच कैनल रोड स्थित बीरशेबा चर्च में हुए आत्मिक सत्संग के दौरान दोनों ने हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही और राज्य सरकार को शैतान का
का राज कहकर टिप्पणी की। वहीं बोरखेड़ा थाने में गुरुवार देर रात दिल्ली निवासी चंडी वर्गीस और कोटा निवासी अरुण जॉन के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें डिटेन किया गया था। पुलिस को कार्यक्रम के वीडियो और सोशल मीडिया लाइव के स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। खेड़ा थाना क्षेत्र के केनाल रोड स्थित बीर सेवा चर्च में अरुण जॉन द्वारा आत्मिक सत्संग के नाम से दिल्ली से और कई पास्टरों को बुलाकर और हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया। इस कार्यक्रम में कई हिंदू युवकों ने मंच पर आकर गवाही भी दी कि हमारा बपतिस्मा हो चुका है, हम ईसाई बन चुके हैं और प्रभु यीशु की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। और जो चंडी वर्गीस पास्टर था, दिल्ली से आया हुआ था, उसने कहा कि राजस्थान में शैतान की सरकार है और यहाँ पर ईसाईयत मसीहत। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार देर रात 48 आईएएस अधिकारियों का बड़ा तबादला किया। नए मुख्य सचिव री श्रीनिवास के कार्यभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय और कई अहम विभागों में बदलाव हुए। जलदाय विभाग के एसीएस अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री का नया एसीएस बनाया गया। उसके बाद शिखर अग्रवाल को उद्योग विभाग भेजा गया। प्रवीण गुप्ता को पर्यटन, वही कला, संस्कृति और आरटीडीसी अध्यक्ष जैसे अतिरिक्त विभाग मिले। आलोक गुप्ता पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने। वहीं राजेश यादव डीजी एचसीएम रीपा भेजे गए। नवीन जैन को जीएडी, गायत्री राठौड़ को मेडिकल एजुकेशन का जिम्मा मिला है और मंजू राज्यपाल को सहकारिता, कृषि, उद्यानिका व बिजली निगम विभाग सौंपे गए। साथ ही संभागीय आयुक्तों और विभागीय सचिवों के भी कई अहम बदलाव किए गए। और अब खबर कोटा से है। कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में रॉयल एम्पीरिया मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट से एक नाबालिग छात्र 9वीं मंजिल से गिर गया, जिसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। डिप्टी एसपी योगेश शर्मा ने बताया कि छात्र पिछले 2 वर्षों से कोटा में जेईई की तैयारियां कर रहा था और अपनी मां के साथ इसी अपार्टमेंट में रहता था। पुलिस घटना की परिस्थितियों और गिरने के क्रम की जांच कर रही है। वही छात्र के पिता के कोटा पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा और शव को MBS अस्पताल की मोचरी में सुरक्षित रखा गया है। जवाहर नगर पुलिस सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत जांच कर रही है। और खबर धौलपुर से है। धौलपुर पुलिस ने जिले में 54 टीमों के साथ एरिया डोमिनेशन अभियान चलाकर 339 स्थानों पर दबिश दी और अवैध शराब, अवैध खनन, अवैध हथियार और मादक पदार्थों से जुड़े 167 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान 32 स्थायी और गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 57 अन्य मामलों में इंसदादी कार्रवाई की गई। पुलिस ने अवैध शराब के 217 पौवे और 5 लीटर हथकढ़ शराब जब्त किए, जिसमें 2 अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए और अवैध खनन के 10 टन पत्थर जब्त किए गए। वही अभियान में 198 अधिकारियों और जवानों ने भाग लिया। वही पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि अभियान जारी रहेगा और वांछित अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, खबर धौलपुर से है। अवैध शराब, हथकढ़ और मादक पदार्थों का बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें अभियान में 198 अधिकारियों और जवानों ने भाग लिया। इस अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई से पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने भी बताया कि ऐसे अभियान जारी रहते रहेंगे और वांछित अपराधियों को इसी तरह पकड़ा जाएगा।
नसीराबाद से है। नसीराबाद के दिलवाड़ी में लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत से 25 बीघा क्षेत्र में बनने वाले राजकीय देवनारायण आवासीय विद्यालय भवन का भूमि पूजन किया गया, जिसमें शिलान्यास समारोह भी आयोजित हुआ और कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बडाना और नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वही कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन के साथ हुई। भागीरथ चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील और विकास नीति के तहत प्रदेश में शिक्षा के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। वही दिलवाड़ी में देवनारायण आवासीय विद्यालय का निर्माण क्षेत्र के विद्यार्थियों के भविष्य को नई उड़ान देगा। बधाई देता हूं और के लिए और अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए। और खबर डूंगरपुर से है। डूंगरपुर नगर परिषद ने अपने पुराने 100 दस्तावेजों को डिजिटलाइज करने का काम शुरू कर दिया है। इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और नक्शे शामिल हैं। आयुक्त प्रकाश डूडी ने बताया कि पुराने कागजात फंगस और स्याही उड़ने के कारण खराब हो रहे थे और बार बार केमिकल इस्तेमाल से उनकी उम्र कम हो रही थी। नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ के निर्देशन में इस कार्य को एक फर्म को दिया गया है और आने वाले 5-6 माह में सभी रिकॉर्ड कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सुरक्षित होंगे, जिससे समय की बचत होगी और जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध होगी। यह कदम उदयपुर संभाग की किसी भी नगर निकाय ने अभी तक नहीं उठाया है। वही उप सभापति सुदर्शन जैन और सभापति अमृत कलासुआ ने रिकॉर्ड रूम में डिजिटलाइजेशन कार्य का निरीक्षण भी किया है। कि जो नगर परिषद डूंगरपुर है वो 100 साल से पुरानी नगर परिषद है। तो यहाँ 100 साल से पुराने दस्तावेज जो विशेष तौर पे भूमि संबंधी और जन्म मृत्यु के जो दस्तावेज है, जो हमेशा कभी भी कार्य आ सकते हैं, जनता के उनके रिकॉर्ड के लिए कभी भी उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि कई वर्षों हो गए तो वो पेपर पुराने वाले जर्जर अवस्था में हो गए हैं। तो यहाँ एक मांग थी बड़ी कि भाई इनको सहेजना बहुत। और खबर टोंक से है। टोंक के लांबा हरी सिंह में ग्राम सेवा सहकारी समिति पर इफ्को यूरिया खाद लेने पहुंचे किसानों की भारी भीड़ उमड़ गई, लेकिन मांग के मुकाबले आपूर्ति कम होने से किसान नाराज हो गए। सुबह किसानों को 2-2 कट्टे दिए जा रहे थे, लेकिन दोपहर बाद प्रति किसान सिर्फ 1 कट्टा देने पर हालत और बिगड़ गई। कई किसान खाली हाथ लौटे। वही व्यवसायिक संजय नामा ने बताया कि कुल 560 कट्टे ही पहुंचे थे, जबकि आसपास के गांव से बड़ी संख्या में किसान आए थे। जीएसएस अध्यक्ष महिपाल आकोदिया ने बताया कि किसानों की जरूरत के अनुसार आपूर्ति कम थी और जल्द ही उच्च अधिकारियों को मांग भेजकर अतिरिक्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी। खबर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ ब्लॉक से है, जहां कछुआला कस्बे और आसपास के गांवों में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई और त्रिवेणी कछोला मार्ग पर यातायात धीमा पड़ गया और कई वाहन रेंग कर चले और जगह जगह जाम जैसी स्थिति बन गई। वही ठंड बढ़ने पर लोगों ने अल्लाह का सहारा लिया। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक बड़ा कोहरा सामान्य दिनचर्या पर भी असर डाल रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड और कोहरे बढ़ने की संभावना जताई है।
खबर टोंक नगर परिषद से है, जहां पर टोंक नगर परिषद ने शहर के मेहंदी बाग क्षेत्र में अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए कई बैनर हटाए और अवैध निर्माण की खानापूर्ति करवाई। दुकानदारों के बाहर लोग पक्का और आड़ी तिरछी कैबिनों के नीचे छप्पर लगाकर अतिक्रमण कर चुके थे। वहीं शहादत अस्पताल परिसर, सवाई माधोपुर चौराहे और मुख्य बाजार में भी अतिक्रमण की स्थिति देखी गई। लोग अपने अवैध कैबिनों को वापस जगह पर लगाकर अतिक्रमण को बरकरार रख रहे हैं। वहीं नगर परिषद की यह कार्रवाई अस्थायी सुधार मात्र प्रतीत हो रही है और अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक शहर में पूरी तरह अतिक्रमण पर कड़ा नियंत्रण किया जाएगा।